आप लोग का सेकंड चैप्टर खत्म हो गया ना बाबू। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए हैं, टोटल इंड है, आसान है एकदम, भारी क्वेश्चन नहीं है। देखो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की जो क्रांति है, हम आपको सेकंड चैप्टर में बताए हैं अमेरिकन क्रांति में कि जो फ्रांस की क्रांति है उसको प्रेरणा किससे मिली? अमेरिका की क्रांति से मिली। अमेरिका में जिस तरह से स्वतंत्र के लिए, अपने देश के स्वतंत्र करने के लिए, अपने उपनिवेश को ख़त्म करने के लिए, अब वो है ना अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो उन लोगों ने किया, जो भी काम, जिस तरह से उन लोगों ने डट के मुकाबला किया, उसको देख करके फ्रांस भी कुछ-कुछ सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? सीखा। और जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड में, तो आपको याद होगा कि इंग्लैंड पराजित हो गया था। ना, फ्रांस पराजित हो गया था, सॉरी। फ्रांस क्या हो गया था? पराजित हो गया था। जब पराजित हो गया तो अब बताइए दुश्मन किसका था? इंग्लैंड, फ्रांस का था। उधर अमेरिका का भी था ना। तो जब फ्रांस का भी दुश्मन है, अमेरिका का भी दुश्मन एक ही कोई है, तो अमेरिका और फ्रांस का हो गया दोस्त बन गया। बनने के बाद दोनों अटैक करके जीत, उसका 13 उपनिवेश खत्म हो गया, छुड़वा लिया अपना, आज़ाद कर लिया। तो इस तरह से देश में हो रहा था। उसी सब देखते देखते ना जब पेरिस की संधि हुई ना, तो उसके तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस में संधि हुई 1783 में हुई थी। उसी के तहत इसका मन में जिज्ञासा आया कि हम लोग क्यों नहीं अपने राजा को हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं कि कोई दूसरा कंट्री हमारे देश पर अगर कब्जा कर लेता है तो हमारा देश गुलाम है। आप अपने देश में जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा महाराजा हैं, उन लोग को भी देखना है कि किस तरह से शासन चला रहे हैं। कहीं डिक्टेटर तो नहीं ना है, तानाशाह तो नहीं ना है। तो वहाँ पे क्या था? डिक्टेटरशिप था। वहाँ पे जो था फ्रांस में क्या था? डिक्टेटर था। डिक्टेटर तानाशाह था। तानाशाह में जो राजा था वहाँ के लुई 16वां था, फ्रांस के राजा। वो इतना अत्याचार कर रहा था, इतना अत्याचार कर रहा था। उसके मय खानदान का नाम था लुई 12, लुई 13, लुई 14, लुई 15, लुई 16। हम लोग बात कर रहे हैं लुई 16वां से, समझ गए? लुई 16 से बात कर रहे थे। वो जो जिस वंश का था ना, उसका नाम था बुर्बो वंश। जिस वंश का था कौन? लुई 16, उसका नाम क्या था? बुर्बो वंश नाम था। तो उस वंश के था। जो 14वां था ना, 14वां क्या कहता था पता मालूम है आपको? लुई 14वां कहता था क्या? मैं ही राज्य हूँ। क्या कहता था लुई 14वां? मैं ही राज्य हूँ। और लुई 16वां क्या कह रहा था? मेरा इच्छा ही कानून है। मेरा इच्छा ही क्या है? कानून है। हमारी जो इच्छा करेगा वही होगा, हमारे ऊपर कोई रोक लगाने वाला नहीं है। वहाँ की सामाजिक जो व्यवस्था थी ना, जो पुरातन व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करके उन लोगों के धार्मिक पे ठेस पहुँचा के, समझ गए? मतलब वहाँ के पर इतना लोगों को परिताड़ित किया गया ना कि उन लोगों के मन में पूरा एकदम, बेचारा वो नहीं होता है कि तपत तपत घड़ा धीरे 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 उन लोग का भर गया था, समझ गई? अब सर से पानी ऊपर हो रहा था। उन लोग अंततः अमेरिका जिस तरह से आज़ादी किया था ना, युद्ध में जीत गया था, उसी प्रकार ये लोग भी लफायते के नेतृत्व में लड़ा। लफायते के नेतृत्व में लड़ा बाबू। तो सोच के देखिए भाई मेरे, फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? क्या थी प्रॉब्लम? क्या थी समस्या? समस्याएं क्या थी? कि वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था था ठीक नहीं था। वहाँ की जो समाज था ना बाबू, 3 स्टेट में बटा था, 3 स्तर पे बटा था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग रहते थे? तो जो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं ना पादरी लोग, तो पादरी और चर्च के लोग रहते थे। समझ में आया ना? पादरी और चर्च के लोग रहते थे बाबू उसमें। तो उन उन लोग का थोड़ा-सा अलग ही मान्यता था, विशेष अधिकार उन लोग को मिला था, समझ गए? और सेकंड में क्या था? कुलीन वर्ग थे। जो कुलीन वर्ग थे ना बाबू, उसको बोलते थे सामंती, सामंत। सामंत आप लोग कर्ण अर्जुन पिक्चर देखे हैं? उसमें मुंशी को देखे हैं? तो मुंशी का एक तरह से कैसे काम होता है, उसी प्रकार सामंत होता है जमींदार, समझ गए? सबसे ज़मीन खरीद लेगा लालच देख के, तब जाके उस पे वही काम करवाएगा, कर, समझ गया? तुमसे करवाएगा, मन मुताबिक तुमको पैसा देगा और तुमसे टैक्स भी लेगा। तो कुलीन वर्ग ई पादरी, पादरी पता है ना? पोप, पादरी, नन, तीनों पता है। पोप कौन होता है? ईसाई धर्म का सबसे बड़ा नेता, लीडर। उसके नीचे कौन होता है? पादरी। उसके नीचे कौन रहता है देख रेख के लिए? नन रहती है ना? तो हमरा कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था थी इतनी गंदी हो गई थी वहाँ के, इतना मतलब बेचारा गरीब लोग ना खाने के लाला पड़ गया था। उसकी जो पत्नी थी ना लुई 16वां की, मैरी एंटोनेट, उसे मांग रहा था मुझे ब्रेड दो, ब्रेड दो, रोटी दो, रोटी दो मांग कर नारा कर रहा था। जा रही थी ठेला से ना,
ठेला पे बैठ के नहीं होता था पहले, बैलगाड़ी था बढ़िया, पहले देखो मूवी में कहीं-कहीं पूरा ऐसा सजा रहता है घर लेखा, ठेलवा पिछवा बैठी महारानी बैठती रहती है उसमें, तो उसमें बैठ के जा रही थी, मार धर के एकदम पूरा नहीं होता है, कपड़ा पहले नहीं बड़ा-बड़ा आता था एकदम वहाँ से वहाँ तक घसीटते आ रहा है, चल रही से उठा के ऐसे। लुंगी लेखा नहीं कपड़ा होता था पहले यार लेडीज़ में, महारानी का कैसे कपड़ा नहीं देखे आप लोग? मच्छरदानी लेखा, मारी लपेटते आता रहता है, एकदम घसीटते-घसीटते महारानी लेकर जा रही थी, तो बेचारा वहाँ के देखिए, बेचारा फटा-फूटा, गरीब, अनाथ लोग लड़का एकदम मतलब बेसहारा, बेरोज़गार, इतना बेरोज़गारी बढ़ गई थी कि उसके पीछे-पीछे लोग जा रहा था, चिल्ला रहा था, "रोटी दो महारानी, रोटी दो महारानी।" कैसे बोल रही है कि नहीं ब्रेड खा लो, रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो। बोल रही कि रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो, मैरी एंटोनेट बोल रही थी। यानी बात समझे? जिसके पास सोच के देखिए, जिसके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो ब्रेड कैसे खा सकता है? बात समझ रहे हैं ना? इतना तो थॉट होनी चाहिए कि रोटी अगर माँग रहा है हमसे, इसका मतलब उसके पास रियल में उसके पास क्या है? गरीबी है। समझ रहे हैं ना? हम आपसे चावल क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम कोई और सामान किन के खा सकें। इसलिए सबसे नॉमिनल चीज़ आपसे माँग रहे हैं। तो माँग रहा था रोटी ये लोग, क्यों गरीबी से बेचारा भूखा था एकदम। माँग रहा था रोटी, क्या कर रहे थे कि तुम ब्रेड ले लो जाके। नहीं समझ में आ रहा? कि ब्रेड क्या नहीं खा ले रहे हो? तुम रोटी नहीं, तुम ब्रेड जाके खा लो। अरे भाई ब्रेड कैसे खा ले यार? उसके पास रोटी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो ब्रेड कैसे खा लेगा? बात है कि ना सोचने वाला? तो कोई इंसान को देख कर के आइडिया लगा सकता है कि कितनी गरीबी और किस हद तक है गरीबी। है कि ना? तो गरीबी इंसान को देख के लगा लेता है आदमी। वहाँ कितना लोग मतलब है ना, इसको इतना मार मारा इसको, आपको कहानी बताएँगे, लिखवाएँगे सब, इतना मार मारा इसको, मैरी एंटोनेट को। उसको तो गिलोटिन पे चढ़ा दिया, मूड़ी से रखवा के ऐसा ऊपर से देखिए आता है एक, चक काट देता था। गिलोटिन पे रख के गर्दन काट देता था, काट दिया गया उसको फांसी पर, है ना? ट्रिपल आर मूवी में है वो चीज़। ढेर पहले मूवी धर्मवीर में भी है, बहुत पुराना पिक्चर में देखिएगा होगा। समझ गया? मैरी एंटोनेट के ओकर महल में से खींच के, वर्साई के महल में से खींच के उसको एकदम 10,000 महिला उसको मतलब बार धके नोच-नोच के मारी उसको। उसी को बोलते हैं चुड़ैलों का धावा, चुड़ैलों का धावा। चुड़ैल लेखा एकदम ओकरा मार-मार एकदम मुआ देली से एकदम, अरे बड़ी मार मारा उ लोग। समझ गए? खैर हम लोगों ने देखा कि मतलब जो वहाँ की जो शासक व्यवस्था थी, ठीक नहीं थी। ठीक शासन व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसीलिए वहाँ के लोग पूरा मतलब कि सर से पानी ऊपर हो गया उन लोग को। बेचारा एक बात नहीं सुना जा रहा था उन लोग से, और ऊपर से टैक्स इतना लाद दिया था ना, टाइद टैक्स, टाइल टैक्स, एगो तुम चर्च को दो टैक्स, एक राजा को टैक्स दो, एक सामंत को दो टैक्स, 3 तरह से टैक्स था। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर। कितना देगा टैक्स? कमाने के लिए, उसके पास खाने के लिए नहीं, तुमको टैक्स देगा कहाँ से यार? तो ये थी स्थिति। तो बताइए फ्रांस के जो राजा था कौन था? कौन था जी? लुई 16वां था। ये गद्दी पे कब बैठा? गद्दी पे कब बैठा पता है? 1774 में। कब बैठा? फ्रांस की गद्दी पर फ्रांस का जो शासक है कब बना? 1774 में। इससे पहले इसके जो दद्दू जी थे, लुई 14वां, लुई देखिए बाबू, बताइए फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। 21 वंश का था। बुर्बो वंश का राजा था, ठीक ना? इस वंश का नाम था बुर्बो वंश। तो इस तरह से बाबू था, समझ गए ना? देखिए फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। गद्दी, गद्दी कौन था कि गद्दी कब बैठा गद्दी पे? 1774 में बैठा, है ना? तो अब देखिए इसका, इससे जो पहले आए थे लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 14वां क्या कहता था वहाँ पे कि बाबू वैसे कहते रहे, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही, यही बोलता था। क्या बोलता था? मैं ही राज्य हूँ। समझ गए? इस तरह से यहाँ की व्यवस्था थी। देखिए लुई 14वां, सॉरी 14वां लिखे नहीं है, लुई 14वां क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ। और लुई 16वां क्या कहता था? मेरा इच्छा ही कानून है, मेरा इच्छा ही कानून है। ठीक ना? तो देखिए राजनीतिक कारण में आप, राजनीतिक कारण आप ये दो चीज डाल सकते हैं। सोच लीजिए मेरा इच्छा ही क्या है? कानून है। मेरा इच्छा ही क्या है? कानून है। मतलब मेरा जो इच्छा करेगा वो करेंगे, वही क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। हम कहेंगे आम को महुआ, तो आपको मानना है महुआ। बात समझ रहे हैं? मैंने जो हम कहें वही आपको रिप्ले करना है पीछे से। तो बताइए कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? नहीं चल पाएगा।
पॉपुलेशन आप जानते हैं किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन किसका होता है ज़्यादा, पता है? किसी भी कंट्री के अधिक से अधिक जनसंख्या किसकी होती है? गरीब लोगों की। अमीरों की परसेंटेज कम होती है कि ना? 10% अमीर तो 20% अमीर, ना तो 30% अमीर, बाकी सब के सब मिडिल गरीब होता है। तो हमेशा हर देश में पॉपुलेशन गरीबी ज़्यादा होती है, समझ में ना? तो वहाँ पे भी गरीबों की संख्या थी, ज़्यादा थी। फ्रांस में मजदूरों की, किसानों की जो वहाँ की स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी बाबू, इस राजा के थी अनुसार। बेचारा सर से पानी ऊपर हो गया, लास्ट में कर दिया क्रांति। ले देखिए, तो लुई 14वां मैं ही राज्य हूँ, लुई 16वां कहता मेरा इच्छा ही कानून है। समझ में आया ना? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, समझ गए? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में ही लुई 16वां का एक एथी था, महल था, वर्साई की महल, समझ में आया? पेरिस में, या पेरिस में मांग रहा था ये लोग, रोटी दो रोटी दो, ये छोटा रोटी नहीं दिया करेगा, ब्रेड खा लो, ब्रेड अंग्रेजी में ईटिंग ब्रेड, ईटिंग ब्रेड। तो ऐसे नियम था, समझ गए ना बाबू? देखिए, हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति की क्या क्या कारणें थी। हम लोग कारण को देखेंगे, क्या कारण था फ्रांस की क्रांति का। पहला कारण क्या था? देखो, कारण हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग को। अब पहला कारण क्या था? राजा की निरंकुश निरंकुश होना, राजा का निरंकुश होना। बस 2 मिनट। राजा का निरंकुश होना। देखिए, राजा का निरंकुश होना, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई रोक ना लगा सके, उसे कहते हैं निरंकुश। जिस पे कोई अंकुश ना लगा सके, जिसको कुछ भी काम करने से कोई रोक नहीं सके, निरंकुश। निरंकुश का अल्टीमेटली शब्द बन जाता है तानाशाह, यानी वो क्या है? तानाशाह है। मैं ही, मेरा इच्छा ही क्या है? कानून है। यानी इच्छा के अनुसार क्या होता है? आपकी कानून बन जाता है। इसका मतलब आप क्या है? तानाशाह है। किम जोंग क्या है? उत्तर कोरिया के तानाशाह। क्या है? तानाशाह, है ना? तो इस तरह से बाबू तानाशाही जो है ना, अधिक दिन तक चलता नहीं है। तानाशाह आके देखो, कोई तानाशाह होता है कि ठीक है तानाशाह है, कोई पॉजिटिव काम करेंगे, ये छोटा पॉजिटिव नहीं करता, सब निगेटिव करता है। तानाशाह का मतलब आप किसी को काम नहीं दीजिएगा, इसका तो कोई थोड़ा नहीं मतलब है। एक शासन व्यवस्था है तानाशाह, ठीक बा? तानाशाह तुम्हारे पास पावर है, तुम बन गया शासक, चाहे पीएम चाहे कुछ भी होगा, है ना? तो उसके से मतलब ये थोड़ा नहीं कि आपकी गरीबों को काम मत कीजिए। मेरी बात को समझिए, हमने क्या कहा कि फ्रांस में राजा के खिलाफ ही क्या हुआ था? क्रांति हुई थी। इस अर्थ निकला का ना निकला? वहाँ पे किसी देश, कोई देश गुलाम बनाने नहीं आया था। फ्रांस में कोई गुलाम बनाया था? किसी चीज़ कोई बनाया था? नहीं बनाया था। किसके खिलाफ वहाँ पे क्रांति हुई? फ्रांस के राजा के खिलाफ हुई। राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वें के खिलाफ ही हुई थी, क्योंकि उसको शासन योग्य नहीं माना गया, अयोग्य शासक था वो। बात समझ रहे ना? शासक योग्य नहीं था, उसको शासन अच्छी तरह से ढंग से चलाने नहीं आया, किसे चलाया जाता है, खाली अपने घर के महल संगमरमर और टाइल्स बिछवा में लगा रहा था वो। मैरी एंथोनी कितना खर्चा था ना, जो एक बार कपड़ा पहन ली दोबारा उसको पहनती नहीं थी, इतना कर्जा। ऑस्ट्रिया की महारानी थी, ऑस्ट्रिया की थी वो मैरी एंथोनी, लुई 16वां से ब्याह किया था, समझ गए? अभी तक आप लोग लेक्चर थोड़ा बहुत दिए हैं, कुछ लिखे कहाँ हैं? इसका स्टार्टिंग बैच तो कल से स्टार्ट होगा, कारण लिखेंगे राजा के निरंकुश होना। आपको इसे हम बता दिए हैं कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 14वां क्या कहता था पहले? मैं ही राज्य हूँ। और लुई 16वां क्या कहने लगा? मेरा इच्छा ही क्या है? कानून है। ये कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी आई एम द कची राष्ट्र, मतलब हम खुद ही हूँ, राज्य हूँ, अपने आप को ही राजा, अपने आप को ही मतलब सब कुछ अपने आप को ही मानता है। राज्य का मतलब किसी एक स्टेट नहीं, बात समझिए। हम लोग राज्य कहते हैं, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उस राज्य का मतलब वो नहीं होता है। राज्य का मतलब पूरा देश होता है, समझ में आया ना? राज्य का मतलब नहीं, राज्य का मतलब वही राज्य छोटा सा जी नहीं, राज्य का मतलब देश को ही राज्य बोलते थे उस समय, राष्ट्र राज्य। सोच लो, इस तरह से नियम कानून था, बहुत ही खराब गंदगी थी। तो एग्जाम में पूछता है, राजा किस वर्ष गद्दी पे बैठा फ्रांस के? 1774 में। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। फ्रांस के राजा किस वंश के था? बुर्बो वंश के था। किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। इस तरह से बाबू हम आपको कल बताएंगे, कुछ इसका कारण बताएंगे, है ना? स्टार्टिंग में फिर कल से लिखेंगे। इतना आप लोग जानकारी के लिए बता दिए हैं, हाँ? ठीक है तब।
कल मिलते हैं। तो चलिए बताइए बाबू, हम आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे? फ्रांस की क्रांति। क्या पढ़ा रहे थे? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति में आप लोग को कारण बताना था हमको, क्या क्या कारण था वहाँ क्रांति होने की, ठीक है। और दूसरी बात, हम ये भी पूछ रहे थे आपसे कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, किससे उसको प्रेरणा मिली थी? अमेरिका से मिली थी, क्योंकि अमेरिका में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? डेमोक्रेटिक 1789 को, क्योंकि वहाँ पर संविधान बन चुका था, देश गणतांत्रिक हो गया था। वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री कोई नहीं होता, ओनली फॉर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, मालिक देश का, नागरिक। हम लोग के देश में सर्वे सर्वा मालिक हालांकि होता है कौन? राष्ट्रपति, लेकिन मेन पावर किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास ना। लेकिन आपको बताए थे फ्रांस की क्रांति में कि ठीक है, फ्रांस क्रांति में बहुत सारे कारण थे, लेकिन सब कारण एक ही है, बेरोजगारी हो जाता है। देखिए रोटी कपड़ा मकान, अगर आपको 3 चीज़ बढ़िया से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट या तो फिर कुछ ना कुछ अपने घपला कर रहा है, या तो फिर आपसे आपसे कोई काम नहीं आप कर रहे हैं, या तो फिर इसके आपके पास कोई संसाधन, बेहतरीन संसाधन नहीं है। तो प्रोडक्शन जरूरी हो जाती है कोई चीज़, ठीक ना। तो देखिए फ्रांस की क्रांति, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बताइए फ्रांस की राजधानी कहाँ है जी? पेरिस। कहाँ है? पेरिस। फ्रांस के कैपिटल पेरिस है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि क्रांति का कारण। क्या देखेंगे? क्रांति का कारण देखेंगे। वो भी राजनीतिक तौर पे, पहले देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में पहला कौन कारण है? राजा का निरंकुश। निरंकुश होना चाहे नीति, यही पढ़ना है पहला, है ना। सबका सब क्या है? फ्रांस की क्रांति के कारण है ना कारण। चलिए हम बताए थे बाबू, जो फ्रांस के जो राजा था, बताइए राजा किस वंश के था? बुर्बो वंश का था। अच्छा, फ्रांस के, ठीक है, राजा राजा का नाम क्या था? लुई 16वां। लुई कौन था? 16वां। लुई 16वां राजगद्दी पे कब बैठा था? 1774 में फ्रांस के राजगद्दी पर ग्रहण कर लिया था, है ना, राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। अपना तानाशाही रवैया दिखाने लगा उस देश में। इतना डिक्टेटर इसके अंदर सिप घुस गया ना, इतना, मतलब कि इंसान को ना, ये भी क्या करता, इसका भी यही रूल था। वो भी रजो यही काम करता था, जो गलती किया ना, गलती नहीं भी किया ना, अगर राजा के खिलाफ हो गया ना, कोई संगठन कर लिया ना, राजा के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, बस उसको डायरेक्ट मरवा देता था सैनिक से। उसका यही नीति था, बोलो और मरो, राजा के बारे में बोलिए और मरिए। जो इसका खानदान के लू चौदहवां था, लू चौदहवां कहता था कि मैं ही राज्य हूँ। क्या कहता था? मैं ही राज्य हूँ। बस समझ रहे हैं, मैं ही राज्य हूँ। लू 16वां क्या करता था? मेरी इच्छा ही कानून है, जो इच्छा करेगा वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो इसी क्रम में बताइए, इसी के अकॉर्डिंग क्या बोले हैं, लुई 14वां क्या कहता था? देखो तो 14, सुनिए ना बोलो, लुई 14वां क्या कहता था? कि मैं ही राज्य हूँ। बताइए, अपने आप को ही राज्य कहता था। जो राजवा है वो क्या कह रहा है? लुई 16वां, मेरी इच्छा ही कानून है। बताइए, मेरी इच्छा ही कानून थी। यानी शासक जो था ना, यानी राजा जो था, जो राजा था, वो बहुत ही निरंकुश था।
बहुत ही निरंकुश था, उस पर कोई रोक छेक नहीं लगा सकता, रोक लगाएगा मरेगा, जान से जाएगा। चोट्टा इसके खिलाफ ना ये चीज था, समझ गए। तो इसी के बीच एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम था पार्लमा। क्या था, है ना, पेरिस में एक संस्था बनी थी, कौची, पार्लमा। पार्लमा क्या थी, एक संस्था थी। और वो जो संस्था थी ना पार्लमा, वो एक तरह से न्यायालय थी। जिस तरह से कोर्ट है ना, कोर्ट में किसी चीज़ की कार्रवाई होती है तो क्या थी, एक न्यायालय थी। वो क्या थी, न्यायालय थी। न्यायालय का काम क्या है, न्याय दिलाना है। न्यायालय का काम क्या है, न्याय दिलाना काम है। लेकिन जो पार्लमा संस्था की स्थापना हुई थी वो भी काहे के लिए हुई थी, तो राजा पे अंकुश लगाने के लिए हुई थी, रोक लगाने के हुई थी, राजा को कंट्रोल करने के लिए हुई थी, राजा को नियंत्रण में रखने के लिए हुई थी उस संस्था का स्थापना। लेकिन उस संस्था जो है ना बाबू, सिर्फ और सिर्फ उस संस्था में जो न्यायाधीश होते थे, जो जुडिशरी होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, यानी जो जज होते थे, कुलीन वर्ग के थे। आपको हम सामाजिक जब कारण बताएंगे तो बताएंगे कुलीन वर्ग क्या है, फर्स्ट स्टेट क्या है, तृतीय स्टेट क्या है, सेकंड स्टेट क्या, बताएंगे आपको। बट आप लोग सुनिए, जो कुलीन वर्ग है, कुलीन मतलब सामंत जमींदार को कुलीन बोलते हैं। तो कुलीन वर्ग के लोग ही उसमें बाबू न्यायाधीश बनते थे, यानी जज बनते थे। अब बताइए, कुलीन वर्ग जो है ना बाबू, पक्का एकदम समर्थन करता था राजा के। जो समाज वहाँ के था, फ्रांस के समाज को 3 स्तर पे रखा गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड जो था ना, दो जो समाज था वर्ग के, ये दोनों के दोनों राजा को समर्थन करता था। तो हमने क्या बोला कि पार्लमा जो संस्था खुली थी पार्लमा, तो पार्लमा के अंदर जो जजमेंट कर रहा था वो कौन कर रहा था, तो कुलीन वर्ग के ही शासक कर रहा था, कुलीन वर्ग के ही लोग करते थे ऐसी जजमेंट है। तो अब सोच के देखिए, जजमेंट कर रहे हैं कुलीन वर्ग के, कुलीन वर्ग समर्थन करता किसको है, राजा को। हम कह रहे हैं कि अगर हम राजा को समर्थन कर रहे हैं, तो हम अगर किसी फील्ड में अगर वर्क कर रहे हैं और राजा के खिलाफ कोई हमारे पास बयान लेके आएगा कि ये कर रहा है वो कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी उनसे मित्रता है, हमारी उनसे बनाव है, लगाव है। तो इसी के ना एक नहीं होता, एक फेम हो जाती है। तो आदमी बोलता है ना कि ना, जो पार्लमा वहाँ के लोग बोलते थे, जो पार्लमा संस्था थी ना बाबू, तो पार्लमा संस्था कार्यरत थी, लेकिन राजा के खिलाफ नहीं जाती थी, क्योंकि राजा के ही लोग उसमें क्या बनते थे, जज, राजा के ही जज रहते थे उसमें। तो अब बताइए, पार्लियामेंट जो संस्था खुली थी, क्या राजा को कंट्रोल कर पाई, नहीं कर पाई। तो राजा को कंट्रोल करने के लिए कौन संस्था खुली थी, राजा को नियंत्रण में रखने के लिए। पार्लियामेंट संस्था की स्थापना हो गई थी, हुई ना स्थापना। अच्छा मेरे भाई, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग आए, सोचे कि ना इसको कंट्रोल कर लिया जाए, लेकिन राजा कंट्रोल होने वाला नहीं था, उस पर कुछ अंकुश नहीं लगा सकते, तो क्या था, निरंकुश था, निरंकुश था, अदयनीय था, दया नाम को उसके पास कोई शब्द नहीं था, उसके डिक्शनरी में दया नाम का कोई शब्द नहीं था। सोच के देखिए, इस तरह से था बाबू वहाँ के समाज, वहाँ के ये चीज़ था। तो हालांकि कहने का मेरा मेन मतलब ये है भाई मेरे, कि ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि राजा जो था ना गलत था, राजा गलत था, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर ना धीरे धीरे ये सब पनपा कि किस तरह से राजा को मारे, हटाए, यहाँ से घींच घींच के हटाए, ऐसा शासक हमको नहीं चाहिए। लेकिन नहीं चाहने से नहीं होता है, क्या होता है कि किसी भी चीज़ के अगर खिलाफ आपको लड़ना होता है ना, तो आपको अकेले लड़ने से नहीं होता है, होता है क्या अकेले लड़ने से। सोचिएगा, किसी किसी शक्तिशाली कोई पावरफुल व्यक्ति को हटाना किसी पद से, तो आपको अकेले हटाने से नहीं हटेगा, क्या चाहिए, संगठन चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, जो आपके बीच में, जो आपके ग्रुप के लोग हैं वो एक मत रहेंगे तब तो कोई युद्ध होगा, चाहे कुछ होगा। तो समर्थन चाहिए लोगों का। तो समर्थन मेन दिलाने का काम है ना, बहुत सारे लोग आए, लफायते भी आए थे, लेकिन राजा इतना गलत काम कर दिया कि धीरे धीरे उसके समाज में बहुत मतलब उसकी आलोचना होने लगी थी, बहुत आलोचना हुई थी, समझ गए हैं। अब उसमें क्या हुआ था, इतना गरीब कर दिया था फ्रांस को, इतना गरीब कर दिया था बाबू, इतना गरीब कि आम पब्लिक खाने के लिए तरसते थे वहाँ पे, आम पब्लिक, जनरल मैन खाने के लिए उन लोग के पास नहीं था।
रोटी नहीं था उन लोग के पास, समझ गए? क्यों नहीं था? क्योंकि जो वहाँ के महारानी थी ना, महारानी मैरी एंटोनेट, उनकी जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, वो थी ऑस्ट्रिया के, कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के महारानी थी, समझ गए? उन्हीं से विवाह हुआ था लुई सोलहवां के मैरी एंटोनेट से, उनका नाम था मैरी एंटोनेट। वो इतनी खर्चीली थी, इतनी खर्चीली थी, अपने ऊपर बहुत खर्चा कर रही थी पैसा। और महल जो था ना उसका वर्साई की महल थी, वर्साई की महल। वर्साई की महल कहाँ थी वो लोग पता है? पेरिस में थी। उसका नाम में था वर्साई की महल, समझ गए? आज भी वर्साई की महल है वहाँ पेरिस में, देखिएगा तो कहिएगा ना बहुत बेहतरीन बना था वर्साई का महल। इतना उसे पैसा खर्चा किया था ना। अब प्लस में 13 उपनिवेश को छोड़ाने के लिए अमेरिका के फ्रांस सहायता किया था, 10 लिब्रे दिया था पैसा। वहाँ के लिब्रे था पहले। फ्रांस की जो मुद्रा थी क्या थी? लिब्रे। फ्रांस की पहले मुद्रा क्या थी? मुद्रा लिब्रे थी, लेकिन बाद में क्या हो गई? यूरो। क्या हो गई? यूरो। मुद्रा का नाम क्या था? लिब्रे। क्या था? लिब्रे। अब बाद में यूरो हो गया। तो देखिए यहाँ तक हम देखें ना, राजा का निरंकुश होना, पार्लियामा बनी, लेकिन पार्लियामा क्या हो गई थी? फेल। क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। पार्लियामा संस्था राजा को कंट्रोल नहीं कर सकी। कर सकी? नहीं कर सकी। सेकंड आपका क्या था बाबू? ये राजनीति का सेकंड था धन को पानी की तरह बहाना, था ना जी? दूसरा कारण है धन को पानी की तरह बहाना। धन को पानी की तरह बहाना। राजमहल में इतना धन बहाया, धन का नुकसान किया था ना। राजमहल में सोच लीजिए, राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना। राजमहल लिख देते हैं इसमें भी। ठीक है ना? राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना। बाबू वर्साई के महल में इतना ये खर्चा किया, वर्साई के महल बनाने में, मरम्मत में बहुत खर्चा। खर्चा अधिक किया। पत्नी कौन थी इसकी? मैरी एंटोनेट लिखता है, जो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। कौन थी महारानी? मैरी एंटोनेट। ये पत्नी थी किन की? लुई सोलहवां की। किन की थी? लुई सोलहवां की पत्नी थी। ये बहुत खर्चीली थी। क्या थी? बहुत। बात को समझे? इतना खर्चीली थी ना बाबू, जा रही थी तो पूरा मतलब 1 लाख के कपड़ा, 1.5 लाख के कपड़ा, एक बार जो कपड़ा पहन ली दोबारा नहीं पहनेंगे कपड़ा। इतना था उन लोग में, लग्जरी स्टाइल था, समझ गए? ऐसा ऐसा राजा था। अब बताइए थर्ड क्या था? अब देखिए दूसरा स्टेप सुनिए। ये था राजनीतिक कारण। आप क्या देखेंगे हम लोग? सामाजिकरण में पहला क्या है? छोड़िए ना, सामाजिकरण देखिए ना। सामाजिकरण क्या था? सुनिए पहले बात। सामाजिकरण में क्या था कि जो फ्रांस की जो देश था फ्रांस, वहाँ की समाज में जो स्तर था, 3 स्तर पे समाज बटा था। कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। वहाँ के जो समाज था कितने स्तर पर था बाबू? 3 स्तर पे। 18वीं शताब्दी की हम बात आपको बता रहे हैं, समझ गए? 18वीं सेंचुरी की, 18 सेंचुरी की बात बता रहे हैं आप लोग को। वहाँ की जो समाज थी 3 वर्गों में बटी थी। एक था प्रथम स्टेट, दूसरा था द्वितीय स्टेट, तीसरा तीसरा था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में चर्च के लोग और पादरी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पादरी और चर्च के लोग, यानी धार्मिक लोग रहते थे प्रथम स्टेट में। सबसे फर्स्ट ऊपर सबसे कौन रहते थे? ये धर्म हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊपर कौन रहते हैं? थी फर्स्ट स्टेट के लोग रहते हैं, पादरी या चर्च के लोग रहते, धार्मिक लोग रहते हैं। और उसके नीचे कौन दबे रहते हैं? सामंत रहते हैं, मतलब कुलीन चाहे सामंत। और कुलीन के नीचे कौन रहता है? आम जन साधारण लोग। जन साधारण मतलब मजदूर लोग।
गरीब लोग, किसान लोग, यही ना थे। तो जो सबसे प्रथम स्टेट के लोग हैं सबसे पावरफुल, तो सबसे पावरफुल कौन था? फर्स्ट स्टेट के लोग। कौन था? फर्स्ट स्टेट के लोग। तो आप बताइए 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वहाँ की समाज कितने वर्गों में बटा था? कौन कौन? प्रथम, द्वितीय स्टेट, और एक था तृतीय स्टेट। इसमें कौन लोग रहते थे? पादरी, चर्च के लोग। इसमें कुलीन वर्ग, इसमें जनसाधारण। ठीक है जी, इस बार है। इसमें कौन थे? जनसाधारण वर्ग के लोग। इसमें कौन थे? पादरी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, जनसाधारण वर्ग के लोग थे। इनको विशेष अधिकार प्राप्त था। विशेष अधिकार का मतलब इनको जो था ना, उस देश में टैक्स नहीं देना था। किनको? ये लोग टैक्स गवर्नमेंट को, चाहे वहाँ के राजा को नहीं देती थी। ये भी राजा को टैक्स नहीं देती थी, लेकिन ये देता था। इन लोग को देना था, अनिवार्य था। इन लोग को छूट था। समझ गए? इन लोगों का काम क्या था? ये दोनों लोग काम क्या था कि दोनों लोग उठ के ऐसे का लें, टैक्स लें। का लें? टैक्स लें, कर लें। सामंत लेता था इससे और सामंत देता था इसको। ये कहाँ पहुंचाता है? राजा को। बात समझ रहे चुका रहे हैं? नीति ऐसी ही था बाबू, नीति यही था। समझ के बात को हम क्या कर रहे हैं? तो देखो बाबू, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। लेकिन मसला यहाँ पर ये हो जाता है ना बाबू, कि हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बिना समझने आप लोग को समझ में नहीं आएगा। पहला स्टेट में पादरी, चर्च के लोग, धार्मिक लोग थे। इनको भी टैक्स देना था। कौन कौन देगा इसको? इसको कौन? देखो हम क्या बोले, इनको टैक्स नहीं देना था। किनको नहीं देना था? राजा को। लेकिन इनको ये लोग टैक्स देगा। चर्च के लोग को ये जनसाधारण लोग क्या देगा? टैक्स देगा। लेकिन ये राजा को नहीं देगा टैक्स। लेकिन ये देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, राजा को भी देगा। समझ गए? अगर ये देती है इसको ना, तो ये पहुंचाता है, इसको देता है ना। तो ये दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त रहता है, लेकिन इसको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं रहता है। इसको क्या प्राप्त रहता है? विशेष अधिकार। क्या प्राप्त रहता है? इसको प्राप्त रहता है, इसको, इसको भी, इसको नहीं प्राप्त रहता है। सोच लीजिए, बेचारा दो तरह से देता था। एक देता था टाइद और एक टाइल। जो टाइद था ना, टाइद, टाइद टैक्स का नाम था, जिससे औरंगजेब लगाया था जजिया टैक्स। समझ नहीं? उसी प्रकार प्रथम स्टेट को कौन टैक्स देना था? टाइद। कौन टैक्स? टाइद। टाइद कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग। किनको देता था? प्रथम स्टेट के लोग को देता था। टाइद क्या था? तो एक धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर। इसको मिटा के बताते हैं, नहीं आ रहा वीडियोस में। तो अब हम क्या बता रहे थे आप लोग को? क्या बता रहे थे आप लोग को? सामाजिकरण बता रहे थे। बताइए, जो फ्रांस के सामाजिक था, कितने वर्गों में बटा था समाजीकरण? समाज जो था फ्रांस के कितने वर्गों में बटा था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। 3 स्टेट में बटा हुआ था वहाँ के समाज। स्टेट पर स्टेट नहीं, स्टेट है। आप ध्यान से नहीं देख रही हैं, लिखे स्टेट, ऐसे लिखा था, स्टेट लिखा था, स्टेट। पता ना, हिंदी सुधार लीजिएगा। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। स्टेट का सुनिए मतलब क्या है। औस्तर हो जाता है। एक निम्न वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग, हाईएस्ट लोग नहीं होता है। तो सुनो, जो प्रथम स्टेट थे ना बाबू, इसमें पता है कौन लोग आते थे? कौन लोग? बताएं तुरंत। पादरी वर्ग के लोग या फिर चर्च। अरे पादरी रहते कहाँ है? चर्च में रहते हैं, तो चर्च के लोग। चर्च में कोई भी लोग हो, धार्मिक लोग हो गए। द्वितीय में कौन आते थे? कुलीन। कुलीन वर्ग को ही कहते हैं सामंत। और तृतीय में कौन थे?
यही थे ना। देखिए कुलीन वर्ग को क्या कहते हैं? सामंत। ठीक है ना। देखिए बाबू इसको हमने क्या बताया आपको, एक बात और याद रखिएगा, जो फ्रांस की संसद है ना उसे क्या कहते हैं पता है? फ्रांस की संसद को, फ्रांस की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? स्टेट असेंबली। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? स्टेट, स्टेट असेंबली बाद में हुआ था, सॉरी, स्टेट जनरल। उसकी संसद का नाम क्या थी? आपको सिविक्स में पढ़ाए हैं, संसद, सदन, लोकसभा, विधानसभा, ये सब। तो जो स्टेट जनरल थी ना वो क्या थी? फ्रांस की संसद का नाम क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की समाज 3 वर्गों में बटा था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में पादरी, कुलीन, जनसाधारण। बताइए पादरी को क्या प्राप्त था? विशेषाधिकार। विशेषा हो गया। प्रथा ना। देखिए इन्हें कोई कर देना था नहीं, ये कोई कर नहीं देते थे किसी को, ना राजा को ना किसी को, ना, बल्कि किसानों को इनको कर देना था, इन्हीं को, किसानों को धार्मिक के कर यानी टाइद। क्या टाइद क्या है? एक कर का नाम है, धार्मिक कर का टाइद देना था। ठीक है। इसको आइए, इसको भी क्या प्राप्त है? विशेषाधिकार प्राप्त है। इन्हें कर देना था नहीं। बताइए इसे कर कौन देते थे पता है आपको? है जनसाधारण लोग, मजदूर लोग, किसान लोग। तो तृतीय स्टेट के लोग को, कुलीन वर्ग को देना था। क्या देना था? टैक्स। यानी इन्हें भी कौन देता है? किसानों को देना था इन्हें कर। सामंती। समझ गए? अब बताइए इसमें कौन लोग आते हैं पता है आपको? किसान, मजदूर, पुलिस, वकील, मतलब मिडिल, सब गरीब आदमी बनता है, पुलिस अमीर आदमी बनता है, आर्मी का अमीर आदमी बनता है, पागल। तो पुलिस, वकील वगैरह है ना, ये सब, इसकी संख्या क्या थी सबसे अधिक? संख्या क्या थी? सबसे अधिक। इनको 3 तरह से टैक्स देना था बाबू, सुनिए। इनको 3 गो टैक्स देना था, सुनिए। इनको 3 टैक्स देना था, सुनो किसको किसको। एगो किसको? धार्मिक कर, एगो धार्मिक कर यानी क्या देना था? एक कर देना था। कौन कौन कर? तो एगो टाइद, टाइद का मतलब धार्मिक कर। एक कौन देना था? टाइल। ये हो गया प्रत्यक्ष कर। क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर है। टाइद क्या है? टाइद धार्मिक कर है। ये किसको देना था? पादरी चर्च में देना था, चर्च में देना था। एक टाइल है, टाइल किसको देना था? राजा को। किसको? राजा को। एक और टैक्स देना था, सामंती, सामंती कर, सामंती कर। ये किसको देना था? कुलीनवर को देना था। 3 को दिया ना, राजा के अलगे, चर्च के अलगे, कुलीनवा के अलगे देना था ना बाबू। तो इस तरह से प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट के लोग थे। इन लोग को विशेष, इन लोग देखो, इन्हीं के बेचारा के मतलब गवर्नमेंट वहाँ के राजा के टैक्स भी नहीं देना थे लोग। मतलब ये लोग फायदा में आए कि नहीं है? वो सीधे बाबू, तो सीधे बढ़ना, बार बार कर नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट को विशेष अधिकार क्या प्राप्त था? तो इन लोग को कर नहीं देना था। याद हो गया ना? फिर तक रहा पीछे। दोनों क्या प्राप्त था? विशेष अधिकार।
विशेषाधिकार में क्या था? तो कर नहीं देना था, बल्कि इनको कर वसूलना था। क्या करना था? कर को वसूलना था। इन्हें भी इन्हें कर देना। क्या था? कर देना था। बताइए टाइद, अब बताइए टाइद क्या थी? अब बताइए, आप लिखते हैं क्वेश्चन, टाइद क्या थी? तो कहिए धार्मिक कर। धार्मिक कर अप्रत्यक्ष। ठीक है बाबू। एक दूसरा कौन था टैक्स? टाइल। टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर। कौन? प्रत्यक्ष कर किसे देना था? राजा को दिए जाने वाला टैक्स क्या है? टाइल। अब सुनिए, इसी में लोग कहते थे, वहाँ के जो लोग थे, लोग क्या कहते थे कि पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं, और जन साधारण लोग कर देते हैं। सुनिए, वहाँ का नारा क्या हो गया था? पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं, और जन साधारण लोग कर देते हैं। आम जनता क्या करती है? जनता कर देती है। पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं, और जनता कर देती है। पादरी नोट मिल देते हैं, नारा था। ठीक है ना बाबू? ठीक है ना बाबू? देखिए, बताइए पादरी क्या करते थे? पादरी पूजा करते हैं, कुलीन युद्ध करते हैं, और जनता यही था, नारा हो गया था। सोच लीजिए कितना टॉर्चर में ये लोग था कि ना? सबसे यहाँ प्रताड़ित कौन हो रहा है? प्रताड़ित यही ना हो रहा है, इन लोग को टॉर्चर किया जा रहा है। आज सबसे अधिक संख्या किसकी थी? सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? भेकर थी, किसका था? किसका था? जन सा हर देश में गरीब लोग की संख्या ज़्यादा होती है, इस बात को मानिएगा। मानते हैं ना? तो इन लोगों देख लिखे सबसे अधिक जनसंख्या होती है। जनसंख्या, संख्या सबसे अधिक मतलब पॉपुलेशन, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से सामाजिक कारण था। आपको सामाजिक कारण समझ में आया कुछ? सामाजिक कारण में संसद का नाम क्या था? स्टेट जनरल। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के समाज कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन लोग रहते थे? पादरी चर्च के लोग, कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में जन साधारण लोग। इनको विशेष अधिकार, इनको विशेष अधिकार, इनको नो विशेष अधिकार। इनको सब के सब टैक्स देना था, इनको वसूलने खाली काम था। बात समझ आया आप लोग को? यहाँ तक आप लोग क्या हो जाएगा ना? अब बाबू कोई दिक्कत है यहाँ से? नहीं ना? चलिए बाबू, आगे हम आप लोग सोचते हैं कि कल बताएं। कोई आप लोग का आपत्ति है? कल आप लोग कल बताएं क्लास।